नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। हमने लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण अध्याय शुरू किया है। संज्ञा प्रकरण अध्याय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं, आज हम उनको शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है हलन्त्यम सूत्र। हलन्त्यम सूत्र को अगर हम डिफाइन करें तो उपदेशे अन्त्य हलित स्यात्, अर्थात उपदेश, इसको अलग करेंगे, उपदेश अन्त्य हल इत शात, इस प्रकार से। अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा था। इत संज्ञा से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि उपदेश क्या होता है। उपदेश जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है, अपने सूत्रों के माध्यम से ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथों में लिखा है वो उपदेश होते हैं। आपसे यह क्वेश्चन किया जा सकता है कि उपदेश अंत हलित स्यात्, इसमें उपदेश क्या है। तो उपदेश जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहा जाए उसे हम उपदेश कहते हैं। उसके बाद अंत्य, अंतिम, हल, इत संज्ञक होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अ ई उ ण। माहेश्वर सूत्र में यह पहला प्रत्याहार बनता है, अण प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र पिछली वीडियो में हमने जाने थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अण प्रत्याहार। ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, अ ई उ। ण को तो हम काउंट नहीं करते ना, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ आते हैं। और ण का क्या हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। कहने में तो हम यह बोलेंगे कि यह अण प्रत्याहार है। ठीक है, अ ई उ ण, यह क्या है, अण प्रत्याहार। लेकिन इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ, 3 ही वर्ण आते हैं। ठीक है, ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस सूत्र में यही बताया गया है। अगला सूत्र अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। अदर्शन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले दर्शन का मीनिंग जानेंगे। दर्शन अर्थात दिखाई देना, और अदर्शन अर्थात जो दिखाई न दे। लोप है, लोप हो जाता है। जो दिखाई न दे उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसको हम डिफाइन करेंगे, प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञक शात। ठीक है, प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा शात, जिसकी अदर्शन लोप संज्ञक, सॉरी, जो अदर्शन होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, लोप संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पर इत संज्ञा हुई थी और इत संज्ञा की यहाँ पर क्या हो जाती है, लोप हो जाती है। यही बताया गया है, यहाँ पर इत संज्ञा की यहाँ पर लोप हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इसी उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा अण, अण में अ ई उ ण सारे वर्ण प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का पता है कि ण जो है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा हो जाने के बाद क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि अदर्शन होना लोप संज्ञक होता है। यह हम एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी कर रही हूँ, ये पहले भी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, और नोट्स बनाते चलिए। तो अदर्शन लोप है, अदर्शनम लोप है, इस प्रकार से, अर्थात जो प्रत्यक्ष दिखाई तो देता है लेकिन उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नंबर 3 पे आता है तस्य लोप है। ये जो तीनों सूत्र हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे का मिक्सचर है कहने को, क्योंकि यहाँ पर हल में इत संज्ञा हुई, फिर उस इत संज्ञा की लोप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तस्य लोप है से उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अर्थात तस्य लोप है, तस्य इत लोप है शात, उसका लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, जैसे इसमें बताया गया, ण आद्य है, अण अद्य अर्थः। ठीक है, ण आदि का, जैसे इसमें तो हमने अण प्रत्याहार, ठीक है,
या कोई अच प्रत्याहार भी, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो बीच के वर्ण होते हैं, तो न आदि। और जो जैसे अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, लेकिन जो च है, अंतिम च है, अंतिम च की क्या हो जाते हैं, लोप हो जाता है। किससे? इत संज्ञा से। ठीक है, इत संज्ञा से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो न आदि अण में, ठीक है, न आदि अण आदि अर्थः, ठीक है, अण में न का लोप हो गया, अच में च का लोप हो गया, हल में ल का लोप हो गया, इस प्रकार से। तो इससे हमें पता चलता है कि तस्य लोप है, तस्य इत लोप है शात, उसकी इत जो होती है, संज्ञा होती है, उसका लोप हो जाता है। इस सूत्र से हमें यही बात पता चलती है। तो इस बहुत ही आसान सूत्र है ये, आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। नंबर 4, आदिर अंत्येन संहिता। आदिर अंत्येन संहिता के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। यह क्या है? यह प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार हमने पिछली वीडियो में बनाने सीखे थे। इसको हम एक्सप्लेन करें तो आदि अंत्येन सह इता संज्ञा स्यात्। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हिंदी में जानेंगे। आदि, आदि जो वर्ण होता है उसका अंतिम, अंतिम इत संज्ञा के वर्ण के साथ सह अर्थात साथ मध्य वर्ण और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ जाना कि जैसे हमने जाना था कि अण में क्या है, आदि वर्ण कौन सा है, अण में आदि वर्ण ये है, ये क्या है, आदि वर्ण। आदि क्या होता है, पहला वर्ण, आदि वर्ण। आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञा वर्ण के साथ, अंतिम इत संज्ञा वर्ण कौन सा है, ये है, इत संज्ञक वर्ण है ये अंतिम। ठीक है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण। ठीक है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मध्य वर्ण, मध्य वर्ण कौन से हैं, ई और उ, ये क्या है, मध्य वर्ण। ये क्या है, मध्य वर्ण। मध्य वर्ण और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। और अपना भी, अपना क्या है, अ, और अपना भी क्या हो जाता है, संज्ञा बोधक। ठीक है, संज्ञा बोधक। तो ये जो तीनों हैं ये क्या हो जाता है, संज्ञा बोधक। आदि वर्ण अंतिम वर्ण के साथ मिलकर और बीच वाले वर्ण को साथ में लेकर, ठीक है, क्या हो जाता है, बना देता है, संज्ञा बोधक वर्ण बना देता है। तो इस सूत्र से हमें यही ज्ञात होता है, आदि अंत्येन संहिता, आदि अंत्येन संहिता संज्ञा सात। अर्थात जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया, यथा अण इति, अण इति, अण में, इस प्रकार अण का उदाहरण लिया हमने, अ इ ऊण वर्णानाम। ठीक है, संज्ञा सात, संज्ञा होती है, वर्णों की संज्ञा होती है। एवं अच, एवं अच हल आदित्य, एवं अच हल आदि इत्या। और उदाहरण के तौर पर कहा है अच हल आदि, इस प्रकार से भी इनकी भी। तो आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञा वर्ण के साथ के मध्य वर्ण और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है उकाल है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में आप जान चुके हैं छोटी क्लासेज में। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कौन से वर्ण होते हैं, हमने यह तो जाना है कि ह्रस्व जो सबसे छोटे वर्ण होते हैं वह ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ जिनमें लंबा समय लगता है, दुगना समय लगता है बोलने में, और प्लुत जिनको बहुत सारा समय लगता है बोलने में, उच्चारण करने में। तो हम इस सूत्र के माध्यम से जानेंगे। उ काल है, काल क्या होता है, समय। काल क्या होता है, समय। समय अर्थात ह्रस्व दीर्घ और प्लुत,
हमें किसका बोध कराते हैं? समय का। कौन से समय का? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय का बोध करवाते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कैसा बोध कराते हैं कि ह्रस्व स्वर में बोलने में, उच्चारण करने में कितना समय लगता है, दीर्घ में कितना समय लगता है और प्लुत में कितना समय लगता है। तो हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर में, जब हम ह्रस्व स्वर को उच्चारण करते हैं तो हमें एक मात्रा अर्थात एक मात्रिक स्वर है ये, एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय जिन से वर्णों से, जिन स्वरों से लगता है वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। अर्थात हमें जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है वे कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है वह क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। यहाँ पर दुगना समय लगता है किससे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे यहाँ पर ह्रस्व में ऊ बोलेंगे हम, ऊ। फिर दीर्घ में ऊ, इस प्रकार से बोलेंगे। फिर प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, तो वो क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम का उच्चारण कैसे होता है? ओम, इस प्रकार से लंबा साउंड जा रहा है, ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लुत स्वर वे होते हैं जिनका हमें उच्चारण करने में लंबा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो इस सूत्र से हमें इसी चीज का बोध होता है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को बोलने में हमें कितना समय लगता है और क्या बोध ये करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चैर उदात्त है। अब इसमें जो 6th आपका सूत्र है उसमें 3 चीजें आ रही हैं। उच्चैर उदात्त है, निच्चैर अनुदात्त है, समाहार है, स्वरित है। उच्चैर उदात्त है अर्थात जो ऊंचा, ऊंचे अर्थात ऊंचा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कंठ, तालु आदि ऊपरी भाग से उच्चरित अच की उदात्त संज्ञा होती है। अच क्या होता है? स्वर। ठीक है, तो स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। अर्थात कंठ तालु का जो ऊपरी भाग है, कंठ तालु आदि का जो ऊपरी भाग है, उनसे जो भी स्वर उच्चारित होते हैं, जो भी स्वर बोले जाते हैं, उनकी क्या होते हैं? उच्चैर उदात्त संज्ञा होती है। उसके बाद निच्चैर अनुदात्त है। निच्चैर अनुदात्त मतलब कंठ तालु आदि निचले भाग से जो उच्चारित किए जाते हैं, जो अच अर्थात स्वर, वे क्या होते हैं? निच्चैर अनुदात्त है। समझ गए होंगे। समाहार स्वरित है। समाहार अर्थात समूह में इकट्ठा हो जाना। ठीक है, किसका किसका समाहार? उच्चैर उदात्त है और निच्चैर अनुदात्त है। इनका समाहार जो है वह क्या बनाता है? समाहार स्वरित है। समाहार स्वरित है। उदात्त अनुदात्त दोनों का मिलकर प्रयोग होना समाहार स्वरित कहलाता है। ठीक है, तो उच्चैर उदात्त का तो कोई चिन्ह है नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं होता उच्चैर उदात्त का। ठीक है, लेकिन निच्चैर अनुदात्त आपने देखा होगा कई शब्दों में ये डैश लगी होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अ ब स द, इसके नीचे जो ये डैश लगी हुई है ये क्या है? निच्चैर अनुदात्त है। ये क्या है? निच्चैर अनुदात्त है। ठीक है, उसके बाद जो समाहार है, समाहार अर्थात समान रूप से, दोनों का समान रूप से, उसका चिन्ह ये होता है, ये समाहार स्वरित का चिन्ह है ये। ठीक है, ये समाहार स्वरित का चिन्ह, उच्चैर अनुदात्त का कोई चिन्ह नहीं है। अगर को पेपर में यह पूछा जाए कि निच्चैर अनुदात्त का चिन्ह क्या है, तो ये वाला चिन्ह, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। ठीक है, और समाहार स्वरित का चिन्ह कौन सा है? ये है समाहार, यानी कि बराबर होना। और अगर पूछा जाए उच्चैर उदात्त का क्या कोई चिन्ह है, हाँ या नहीं? नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर इसमें से फाइंड आउट करें। एक चीज और मैं आपको बोलना चाह रही हूँ अगर आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है तो आप उसको अपने साथ लेकर बैठे, जब मैं यहाँ बोर्ड पर करवा रही होती हूँ, उससे आपको डबल समझ आएगा।
बुक में से देख के, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक में केवल संस्कृत में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। और जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप 6 टू ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़ना शुरू कर दें, उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर दें। जो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो पीजीटी, नेट और यूजीसी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एमए की भी बुक उसमें ऐड कर लें। आपको 6 से 7 घंटा एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप अपना जो सब्जेक्ट है आपका, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट आपका है, तो हिंदी को 3 घंटे हिंदी को दें, और 3 घंटे आप दूसरे सब्जेक्टों को दें, जो कि 20-20 नंबर के आपके अलग से सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका संस्कृत का है, संस्कृत को ऐसे ही 3 या 4 घंटे दें। ऐसे ही मैथ का है तो ऐसे ही 4 घंटे मैथ को दें। तो इस प्रकार से आप केवल वीडियो देखने से, वीडियो देखना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। वैसे तो मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगी आपको, और अच्छे तरीके से करवाऊंगी, लेकिन अगर आप साथ में वे बुक भी कवर करते रहेंगे, तो रिवीजन का आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही 6 से 7 घंटे तक अपनी तैयारी जारी रखिए। पेपर का कोई पता है नहीं, अभी कोई डेट शीट नहीं आई है, तो आप मान के चलिए 3 से 4 महीने तो आराम से हैं आपके पास। 4 महीने आराम से हैं, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बर्डन लेके कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें समझ के करनी है, कुछ भी बर्डन नहीं लेना। बिल्कुल आसानी से सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने बस रिलैक्स माइंड होके अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।